हेलो रसगुल्ला आर्मी, नमस्कार। जय पीडब्ल्यू। क्या हाल चाल है दोस्तों? उम्मीद करता हूं आप सभी खुश होंगे, सुरक्षित होंगे और जबरदस्त पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमने पिछले लेक्चर में कॉकरोच वाला पार्ट पूरा कर लिया था। आज हम एक अगला पोर्शन बात करने वाले हैं, फ्रॉग। जी हाँ, नीट में फ्रॉग के बारे में तो क्लियरली लिख रखा था। एनिमल टिश्यू के बारे में नीट ने एनटीए के सिलेबस में नहीं है। कॉकरोच के बारे में क्लियर नहीं लिखा, केवल फ्रॉग के ब्रैकेट में इंसेक्ट लिख दिया, इसलिए कॉकरोच पढ़ा। लेकिन फ्रॉग के बारे में तो भाई क्लियर लिख रखा है। तो कहने का मतलब इस फ्रॉग को भी हम उतनी ही ईमानदारी से पढ़ेंगे जितने बाकी चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है जी, तो चलिए मैं आपको फ्रॉग की पूरी कहानी बताता हूं। बड़े ध्यान से देखिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा बच्चे। हम यहां बात कर रहे हैं फ्रॉग के बारे में। सबसे पहला सवाल आता है, सर फ्रॉग जो है वो कौन से फाइलम का जंतु है? याद रखना, फ्रॉग जो है वो फाइलम कोरडेटा का जंतु है। कौन सा फाइलम? फाइलम कोरडेटा का जंतु है। अब फाइलम कोरडेटा में ये कौन सी क्लास का सदस्य है? बेटा, उस क्लास का नाम है एम्फीबिया। एम्फीबिया, जिसको अपन बोलते हैं, वो बोलते हैं उभयचर। एम्फीबिया, या ये मेरे पास है उभयचर। अब सवाल ये था कि ये क्लास एम्फीबिया का सदस्य है। अब इस एम्फीबिया का मतलब क्या था? एम्फीबिया में पहला वर्ड है एम्फी। पहला वर्ड क्या है? एम्फी। और इस एम्फी का मतलब होता है दोहरा। दोहरा। और दूसरा वर्ड बिया से आया, बियाज। और इस बियाज वर्ड का मतलब होता है जीवन। मतलब एम्फीबिया के जो जंतु है उनका दोहरा जीवन है। कैसा जीवन है बेटा? दोहरा जीवन है। बोला गुरुजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि इनका दोहरा जीवन है? बेटा, उसकी वजह है, ये जो मेंढक होते हैं ये क्लास एम्फीबिया के सदस्य हैं। ये जल में भी रह सकते हैं और स्थल पर भी रह सकते हैं। मैंने बोला इनका दोहरा जीवन है। वो दोहरा जीवन कहां पर? हमने बोला जल में। जल में भी जीवन है, रहते हैं, और स्थल पर भी रहते हैं। पहला जल में और दूसरा स्थल पर। पूछेगा, सर आप कह रहे हो ये जंतु जल में भी रह सकते हैं, ये स्थल पर भी रहते हैं। हमने कहा लेकिन जल में कौन से जल में? समुद्री जल में कि स्वच्छ जल में? लवणीय जल में कि अलवणीय जल में? तो ध्यान रखना मेरे दोस्त, ये जो जल में रहते हैं वो होता है स्वच्छ जल। वो कौन सा जल है मेरे भाई? वो अपने पास है स्वच्छ जल। कौन सा जल है? स्वच्छ जल। याद रखना, मेंढक कभी भी समुद्री जल में नहीं रहता। वो केवल और केवल कैसे जल में मिलेगा? स्वच्छ जल में मिलेगा। बोला सर ठीक है। अब मेंढक जो था उसकी कई सारी प्रजातियां हैं। वो पूछेगा आप उस प्रजाति का नाम बताइए जो भारत में सर्वाधिक पाई जाती है। और उस प्रजाति का नाम है मेरे बच्चे राना टिग्रीना। राना टिग्रीना। राना टिग्रीना मेंढक की वो प्रजाति है जो कि भारत में सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो भारत में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली प्रजाति कौन सी है? राना टिग्रीना। इसका मतलब इस चैप्टर में हम आगे जितनी भी बातें करने वाले हैं वो किसके बारे में करने वाले हैं? वो राना टिग्रीना के बारे में करने वाले हैं। बड़े ध्यान से देखिएगा, हमने क्या काम किया। हमने क्या काम किया बेटा? एक मेंढक को पकड़ा। याद करो, आपने जब किंगडम एनिमेलिया पढ़ा था तो वहां पे एम्फीबिया में पढ़ा था कि अधिकांश एम्फीबियन के शरीर के कितने भाग हैं? अधिकांश एम्फीबियन के शरीर के 2 भाग हैं। कितने भाग हैं? 2 भाग। तो मेंढक जो है उसके शरीर के भी कितने भाग? 2 भाग। एक भाग को क्या बोला? एक भाग को सिर बोला। दूसरे भाग को क्या बोला? दूसरे भाग को धड़ बोला। तो हेड बोले तो सिर, हेड बोले तो सिर, और ट्रंक बोले तो धड़। और ट्रंक बोले तो धड़, ट्रंक बोले तो धड़। ये 2 भाग है। बोला सर ठीक है। अब एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं, वो बात करते हैं मेंढक की आंखों के बारे में। बेटा, मेंढक जो होता है उसके सिर पर ही क्या पाई जाती है? आंखें पाई जाती है। सिर पर ही क्या पाई जाती है? आंखें पाई जाती है। और इसकी आंखें होती है एक जोड़ी। तो जब भी बोले मेंढक की आंखें कितनी, हमने कहा जी आंखें जो होती है वो होती है एक जोड़ी।
मेंढक की आंखें जो होती है वो आंखें कितनी जोड़ी होती है? तो मेंढक की आंखें जो होती है मेरे दोस्त वो अपने पास होती है एक जोड़ी। कैसी होती है? हमने बोला गोलाकार होती है और करोटी के नेत्र कोटर में स्थित होती है। करोटी के नेत्र कोटर में स्थिर होती है एक जोड़ी तथा गोलाकार आंखें। गोलाकार नेत्र। पूछेगा कहां स्थित होते हैं? हमने बोला ये करोटी के नेत्र कोटर में स्थित। कोटर में स्थित, ये करोटी के नेत्र कोटर में स्थित होती है। पूछेगा सर मेंढक की जो आंखें हैं जिनके बारे में आप बात कर रहे हो, बताओ वो आंखें जो मेंढक की है वो कैसी है? वो सरल नेत्र है कि संयुक्त नेत्र? हमने बोला मेंढक के जो नेत्र है वो अपने पास है बेटा सरल नेत्र। मेंढक के नेत्र जो है वो सरल नेत्र है और इन सरल नेत्र पर पलकें उपस्थित होती है। पलकें जो है वो पलकें क्या होती है मेरे बच्चे? हमने बोला यहां पर पलकें जो है वो पलकें उपस्थित है। अब सवाल तो सबसे इंपॉर्टेंट था कि सर यहां पर पलकें उपस्थित है। हमने कहा हाँ। इन पलकों को देखोगे तो हम बात करके चले ऊपरी पलक के बारे में। ऊपरी पलक के बारे में तो आप हमें देखिए, हमें क्या है, हमारी ये ऊपर वाली पलक है ये तो गतिशील है और नीचे वाली अपनी जगह पे फिक्स है। ऊपर वाली पलक है वो तो गतिशील है और नीचे वाली जो पलक है वो अपनी जगह पे क्या है मेरे बच्चे? फिक्स है। अपनी जगह पे क्या है? फिक्स है। लेकिन मेंढक की कहानी अलग है। क्या कहानी है कि मेंढक की ऊपरी पलक जो होती है वो तो फिक्स होती है, दैट इज अगतिशील होती है। कैसी होती है भैया? ये ऊपरी पलक जो है ये तो होती है अगतिशील और इनकी निचली पलक जो होती है, हमने बोला इनकी निचली पलक जो होती है वो निचली पलक कैसी है मेरे भाई? वो गति करती है। मतलब हमसे जस्ट उल्टी कहानी है। अब एक बात बताओ। बोला क्या? यार मेंढक पानी में रहता है। पानी में रहता है तो याद करो हम जब स्विमिंग करते हैं तो हम तो आंखों पे वो चश्मा लगा लेते हैं ताकि आंखों के अंदर पानी ना जाए, आंखों को पानी की वजह से कोई नुकसान ना हो। यस। तो एग्जैक्टली में मेंढक को कभी चश्मा लगाते तो दिया नहीं, लेकिन भगवान ने उसको भी एक प्राकृतिक चश्मा दे दिया। और वो प्राकृतिक चश्मा क्या है कि मेंढक में इन दो पलकों के अलावा एक तीसरी पलक उपस्थित है। तीसरी पलक उपस्थित है। हमने बोला यहां पे थर्ड पलक उपस्थित। इस थर्ड पलक को हम बोलते हैं निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन। निक्टिटेटिंग झिल्ली। इस थर्ड पलक जो है उसको बोलते हैं निक्टिटेटिंग झिल्ली। जब भी बोले कि सर आप बताओ कॉकरोच में ये निक्टिटेटिंग झिल्ली जिसको आप बोल रहे हो थर्ड पलक, इस थर्ड पलक का क्या काम है? बेटा जब मेंढक पानी के अंदर होता है तो ये निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन से अपनी आंखों को ढक लेता है और वो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन तीसरी पलक है वो अपने पास कैसी है? वो पारदर्शी है और वो क्या काम करती है? चश्मा की तरह लग गई। मतलब अब पानी की वजह से आंखों को नुकसान नहीं होगा। तो मैं कह दूं कि ये निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन क्या करती है? तो मैंने बोला ये जल में आंखों को सुरक्षा प्रदान करती है। सुरक्षा प्रदान करती है। हमने बोला ये जल में आंखों को सुरक्षा प्रदान करती है। तो जल के अंदर आंखों को सुरक्षा प्रदान कौन करती है? हमने बोला तीसरी पलक, थर्ड आईलिड, ये करती है। बोला सर ठीक है। सवाल था गुरुजी अगर हम इनके नाक को देखें तो भाई साहब मेंढक जो था वो बिल्कुल हमारी तरह था। हमारी तरह कैसे? जैसे हमारे देखे तो दो बाह्य नासा छिद्र है, एक जोड़ी नासा छिद्र है, ऐसे मेंढक के भी कितने नासा छिद्र थे? दो। तो हमने बोला यहां पर भी कितने? हमने बोला दो बाह्य नासा छिद्र। दो बाह्य नासा छिद्र उपस्थित। यहां पर भी दो बाह्य नासा छिद्र पाए जाते थे। बोला सर ठीक बात है।
बोला गुरुजी एक बात बताओ, अगर हम मेंढक के कान के बारे में बात करें, बड़े ध्यान से देखना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर बेटा हम मेंढक के कान के बारे में बात करें तो बड़े ध्यान से देखना, अगर आप हमारे कान को देखते हो तो हमारे कान में ये जो स्ट्रक्चर है इसे बोलते हैं कर्ण पल्लव, या मैं कहूं ईयर पिन्ना, कर्ण पल्लव या ईयर पिन्ना। मेंढक में ये ईयर पिन्ना नहीं होता, क्योंकि पूरे जंतु जगत में ये कर्ण पल्लव केवल और केवल स्तनधारियों में पाया जाता है। फिर देखो ये मेरे पास है बाह्य कर्ण का द्वार, जहां से अपन मैल निकालते हैं। ये बाह्य कर्ण का द्वार भी मेंढक में नहीं होता, ये द्वार की शुरुआत जो हुई वो पक्षियों से हुई, ये पक्षियों में और स्तनधारियों में पाया जाता है। तो मैं ये कह दूं कि बाह्य कर्ण छिद्र क्या होता है, हमने बोला यहां पर बाह्य कर्ण छिद्र, कर्ण छिद्र जो होता है वो क्या होता है बेटा, अनुपस्थित। बोला गुरुजी बाह्य कर्ण छिद्र तो अनुपस्थित है, तो फिर तो जो कर्ण पटह है, कान का पर्दा है जिसे टिम्पेनम बोलते हैं, वो ही कान को दर्शाता है। तो कर्ण पटह ही किसको दर्शाता है, कान को दर्शाता है। तो हमने बोला कर्ण पटह, कर्ण पटह जिसको अपन बोलते हैं टिम्पेनम, टिम्पेनम ही कर्ण को दर्शाता है। टिम्पेनम जो था वो ही कर्ण को दर्शाता है। बोला सर ठीक है, ठीक है। बोला गुरुजी हां, क्या कारण ये जो था इसमें अंतःकरण पाया जाता है, मैंने कहा यस। ये जो था इसमें अंतःकरण जो होता है, वो अंतःकरण जो था वो अंतःकरण भी क्या होता है, उपस्थित होता है। पूछेगा सर एक बात बताओ, अगर कोई कहे कि मेंढक के कान के क्या काम है, बेटा मेंढक का कान दो काम करता है, पहला सुनने का काम भी करता है और दूसरा काम क्या करता है, दूसरा काम क्या करता है बेटा, दूसरा काम जो करता है वो शरीर के संतुलन बनाने का काम भी करता है। तो जब भी बोले इस कर्ण का कार्य, तो हमने बोला जब भी कार्य के बारे में पूछे तो हम क्या बोलेंगे, सुनना तथा शरीर का संतुलन बनाना, तथा शरीर का संतुलन बनाना, सुनना तथा शरीर का संतुलन बनाना, ये ही काम है किसका, कर्ण का। तो कान का क्या काम है, अरे सुनने का काम भी करता है एंड शरीर का संतुलन बनाने का काम भी करता है। कौन, यही कान। पूछेगा ठीक है। बोला सर एक बात बताओ, ये तो हमने सिर और उस सिर से संबंधित संरचनाओं के बारे में बात करी, अब बताओ कॉकरोच के धड़ के बारे में क्या पता है। बेटा जब भी हमें मेंढक के धड़ के बारे में क्या पता है, बेटा मेंढक के धड़ को देखोगे तो वहां पर 4 टांगे पाई जाती है। मैंने बोला यहां पर 2 जोड़ी पाद, 2 जोड़ी पाद, यहां पर क्या पाए जाते हैं, 2 जोड़ी पाद पाए जाते हैं। पूछेगा सर आपने कहा यहां पर 2 जोड़ी पाद है, हमने कहा हां 2 जोड़ी पाद होते हैं। पूछेगा ये जो 2 जोड़ी पाद थे, दैट इट, एक जोड़ी अग्रपाद, एक जोड़ी पश्चपाद, ये पाद क्या काम करते हैं बेटा, ये जो पाद यहां पे पाए जाते हैं ये कई सारे काम करते हैं। बोला सर कई सारे काम क्या, मैंने बोला ये चलने का काम भी करते हैं, ये कूदने में भी, फुदक फुदक के जब मेंढक कूदता है तो वो फुदकने में भी सहायता करते हैं, पानी में मेंढक तैरता है तो ये तैरने में भी सहायता करते हैं, मेंढक बिल खोदता है तो बिल खोदने में भी सहायता करते हैं। तो मैंने बोला ये चलने, तैरने, कूदने तथा बिल खोदने में सहायक। बिल खोदने में सहायक, ये सारे काम करते हैं कौन, इस मेंढक के पाद। अब सीधी सी बात है कि हमें ये बात देख के एकदम क्लियरली पता चल चुका है कि मेंढक एक ऐसा जंतु है जिसमें पूंछ नहीं होती। तो अगर कोई कहे कि मेंढक में पूंछ होती है तो आप कहोगे टेल जो है वो टेल यहां पे क्या है मेरे बच्चे, टेल अपने पास अनुपस्थित है, मेंढक में कोई भी पूंछ नहीं होती। पूछेगा सर ठीक बात है, गुरुजी एक बात और बताओ। बोला हां सर, अगर हम मेंढक की त्वचा को बाहर निकालें, एक त्वचा को ले और त्वचा को अध्ययन करें तो मेंढक की त्वचा कैसी दिखाई देती। बिल्कुल बेटा बहुत प्यारा सवाल, हम बात कर रहे हैं आपसे, वो बात कर रहे हैं मेंढक की स्किन के बारे में।
हमने बोला हम बात कर रहे हैं फ्रॉग की स्किन के बारे में। हम बात कर रहे हैं आपसे, वो बात कर रहे हैं फ्रॉग की स्किन के बारे में। बोला भैया बताओ फ्रॉग की स्किन की क्या खास बात है। बेटा सबसे पहली बात, अगर मेंढक को हम पकड़ते हैं तो मेंढक बहुत चिकना होता है, बताओ हाथ में से फिसल के चला जाता है कि नहीं चला जाता। बोला सर बिल्कुल चला जाता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि मेंढक बहुत चिकना चिकना होता है, मतलब मेंढक की स्किन जो होती है वो कैसी होती है, नम, चिकनी चिकनी तथा ग्रंथिल स्किन, तथा ग्रंथिल स्किन। तो जब भी बोले मेंढक की स्किन कैसी, आप कहोगे मेंढक की स्किन जो होती है वो नम होती है, चिकनी होती है तथा ग्रंथिल होती है। पूछेगा सर स्किन नम है, चिकनी है और ग्रंथिल है, एग्जैक्टली में है क्यों। बेटा एग्जैक्टली में ये ग्रंथिल इसलिए है क्योंकि इसमें म्यूकस ग्रंथि पाई जाती है। इसलिए इसकी ग्रंथि जो है वो नम, चिकनी तथा ग्रंथिल है, क्योंकि क्या पाई जाती है, म्यूकस ग्रंथि। और म्यूकस ग्रंथि म्यूकस का सलेस्मा का स्रावण करती है, और वो सलेस्मा है वो तैलीय पदार्थ है। पहली बात पूछेगा सर चिकनी स्किन से क्या फायदा। बेटा इस चिकनी स्किन का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत बड़ा रोल है। पूछेगा सर आप बताओ इस चिकनी स्किन का क्या बड़ा रोल है, इस चिकनी स्किन का क्या बड़ा रोल है। हमने कहा भाई जब भी मेरे से पूछोगे कि इस चिकनी स्किन का क्या बड़ा रोल है, तो हम आपसे सीधी सी बात बताएंगे कि ये चिकनी स्किन जो है, जब भी इसका रोल पूछोगे तो याद रखना ये चिकनी त्वचा जो थी ये श्वसन में सहायता करती है। तो हमने बोला श्वसन में सहायक, श्वसन में सहायक, ये इस चिकनी स्किन का फायदा है। पूछेगा अच्छा सर मेंढक को देखो, मेंढक की त्वचा बहुत चिकनी है, मतलब उस पे कोई भी शल्क और बाह्य कंकाल नहीं पाया जाता। तो हमने बोला दूसरी बड़ी बात हमने क्या देखी कि यहां पे शल्क या मैं कहूं बाह्य कंकाल, शल्क या मैं कहूं बाह्य कंकाल वो पूरी तरह से यहां पे क्या होता है, अनुपस्थित होता है। एक और खास बात बेटा, मेंढक जो है, मेंढक में त्वचा का रंग बदलने की क्षमता पाई जाती है। मेंढक त्वचा का रंग बदल सकता है। बोला सर अच्छा, हमने कहा हां जी, मतलब मेंढक में त्वचा का रंग बदलने की क्षमता पाई जाती है। तो हमने बोला कि मेंढक में त्वचा का रंग बदलने की क्षमता पाई जाती है। मेंढक में त्वचा का रंग बदलने की क्षमता पाई जाती है। और बेटा ये त्वचा का रंग बदलने की क्षमता है, इसी को अपन इंग्लिश में बोलते हैं मेटाक्रोसिस। तो जब भी बोले मेटाक्रोसिस का मतलब क्या है, मैंने बोला त्वचा का रंग बदलने की क्षमता को बोलते हैं मेटाक्रोसिस। अब पूछेगा सर मेंढक त्वचा का रंग क्यों बदलता है। बेटा मेंढक अगर किसी मिट्टी में पड़ा है तो अपनी त्वचा का रंग मिट्टी के जैसा कर लेता है, ताकि कोई भी शत्रु आए तो वो उसे पहचान नहीं पाए। तो मैं ये कह दूं कि मेंढक में ये जो मेटाक्रोसिस है, ये त्वचा का रंग बदलने की क्षमता है, ये शत्रु से सुरक्षा में सहायता करती है। तो मैंने बोला ये शत्रुओं से सुरक्षा प्रदान करने में सहायक, ये शत्रुओं से सुरक्षा प्रदान करने में सहायक है। बेटा हमने बोला ये शत्रुओं से सुरक्षा प्रदान करने में सहायक है, मतलब ये एक प्रकार की क्या है, प्रोटेक्टिव, ये एक प्रकार की प्रोटेक्टिव
मिमिक्री है। ये एक प्रकार की प्रोटेक्टिव मिमिक्री है, मतलब सुरक्षात्मक अनुहरण है जो इसे सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। अब एक सवाल था, सर आप एक बात और हमें बता दो। हमने कहा भाई पूछो। सर आप बता दो, क्या मेंढक कभी पानी पीता है? तो ध्यान रखना, मेंढक कभी भी पानी नहीं पीता, बल्कि त्वचा के द्वारा जल का क्या करता है? अवशोषण। तो याद रखना, मेंढक कभी भी पानी नहीं पीता, बल्कि त्वचा के द्वारा जल का अवशोषण करता है। बल्कि त्वचा के द्वारा जल का अवशोषण करता है। कौन करता है मेरे बच्चे? मेंढक। मेंढक कभी पानी नहीं पिएगा, वो त्वचा के द्वारा जल का क्या करेगा? अवशोषण। यही मेंढक का काम है। बोला चलो सर, गुरुजी एक बात बताओ। बोला क्या? अब एक बात बताओ, अगर हम मेंढक को पकड़ के लाए और उसको ऊपर से देखें और फिर ऐसे पलट के देखें तो वो कैसा दिखाई देगा? हमने कहा लो कर लेते हैं बात। हम भाई साहब गए और कहीं से मेंढक को पकड़ के ले आए। ये मेंढक का ऊपरी भाग, ये अंदर वाला भाग। बोला यस, बड़े ध्यान से देखना। हम मेंढक को पकड़ के ले आए, हमने क्या देखा? हमने देखा ये जो है, ये मेंढक के शरीर की पृष्ठ सतह है। ये मेंढक के शरीर की कौन सी सतह है? पृष्ठ सतह है। और ये जो दिखाई दे रही है, ये मेंढक के शरीर की अधर सतह है। ये मेंढक के शरीर की कौन सी सतह है मेरे बच्चे? अधर सतह है। बोला चलो सर एक एक करके बताओ। बेटा मेंढक के शरीर की ऊपरी सतह, पृष्ठ सतह को अगर आप देखोगे तो यहां से देखिए, ये पृष्ठ सतह है। इस पृष्ठ सतह को आप देखोगे तो आप क्या नोटिस करोगे? आप नोटिस करोगे कि मेंढक की पृष्ठ सतह जो है, इसका ओलिव ग्रीन रंग होता है। कैसा रंग होता है? ओलिव ग्रीन रंग होता है। तथा अनियमित धब्बे दिखाई देते हैं। मेंढक की स्किन की ऊपरी परत कैसी दिखाई दी? ओलिव ग्रीन रंग की है तथा अनियमित धब्बे दिखाई देते हैं। तो हमने बोला ये कैसी है? हमने बोला ओलिव ग्रीन रंग होता है तथा अनियमित धब्बे दिखाई देते हैं। बोला सर ठीक है। अब एक चीज क्या देखी हमने, जब मेंढक को देखा तो यहां पे देखो, ये बिल्कुल काला काला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो काला काला बिल्कुल दिखाई दे रहा है, एग्जैक्टली में ये इस मेंढक का नेत्र है। क्या है? ये इस मेंढक का नेत्र है। यहां नेत्र के बगल में, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां नेत्र के बगल में आपको ये भाग दिखाई दे रहा है। बेटा नेत्र के बगल में ये जो आपको भाग दिखाई दे रहा है, यही एग्जैक्टली में इसका कर्ण पटह है। यही मेरे पास है कर्ण पटह, जिसको अपन बोलते हैं टिम्पेनम। तो बताओ टिम्पेनम आंखों के बगल में है कि नहीं है? और हमें बाहर से दिखाई देता है। तो ध्यान रखना, कर्ण पटह जो है, हमने बोला ये बाहर से दिखाई देता है। आप बड़ी आसानी से इस डायग्राम को देख सकते हैं। बोलेगा सर ठीक है। गुरुजी आप हमें बताओ, हमने कहा पूछ मेरे दोस्त, आप हमें यह बताओ कि इसकी अधर सतह के बारे में क्या कहोगे। बेटा मेंढक की अधर सतह को अगर हम देखेंगे तो ये अधर सतह जो है, इसका ये रंग जो है वो मेरे पास है हल्का पीला रंग। तो
तो जब भी पूछे कैसा रंग है, हमने बोला इसका रंग मेरे पास है, वो मेरे पास है हल्का पीला रंग। तो जब भी बोले बताओ मेंढक की अधर सतह जो है उसका रंग कैसा होता है, आप कहोगे हल्का पीला रंग होता है। अब बड़े ध्यान से देखना बच्चे, मेंढक की अधर सतह के रंग के बारे में तो पता कर लिया, लेकिन अब सवाल निकल के आता है कि सर ये क्या है। हमने कहा भाई साहब ये मेंढक के अग्रपाद है, ये मेंढक के अग्रपाद है, ये मेंढक के अग्रपाद है। पूछेगा जी ये क्या है, हाँ जी ये क्या है। हमने कहा जी ये मेंढक के पश्चपाद है, ये मेंढक के पश्चपाद है, ये मेंढक के पश्चपाद है। तो अब सवाल था, बड़े ध्यान से देखना, कि अग्रपाद की संख्या कितनी है, 2। मतलब ये अग्रपाद जो है ये एक जोड़ी है, ये मेरे पास है 1 पेयर, एक जोड़ी है ना। आकार कैसा है, छोटा। हमने बोला छोटा आकार, छोटा आकार। इनका आकार कैसा है, हमने कहा जी इनका छोटा आकार है। पूछेगा अंगुलियों की संख्या कितनी है, हमने बोला इनमें 4 अंगुलियां हैं, 4 अंगुलियां, 4 अंगुलियां, इनमें 4 अंगुलियां उपस्थित है। ये किसके बारे में बात करी, ये अग्रपाद के बारे में बात करी। बच्चे जब भी कोई पूछे पश्चपाद के बारे में तो याद रखना ये पश्चपाद है, ये भी कितने हैं बेटा, 1 पेयर है। ये भी क्या है 1 पेयर है। यहां पे देखो, यहां पे देखो, ये भी 1 पेयर है, लेकिन ये कैसे हैं, लंबे तथा पेशीय। ये कैसे हैं, हमने बोला ये लंबे तथा पेशीय है, ये लंबे तथा पेशीय है। पूछेगा यहां पर कितनी अंगुलियां, बेटा यहां पर 5 अंगुलियां हैं, 5 अंगुलियां, 5 अंगुलियां, 5 अंगुलियां जो है वो यहां पर उपस्थित है। कितनी अंगुलियां उपस्थित है भैया, 5 अंगुलियां उपस्थित है। लेकिन आप बड़े ध्यान से देखिए, इसका जो पश्चपाद है उस पश्चपाद में अंगुलियों के बीच में जाल उपस्थित होगा। अंगुलियों के बीच में आपको क्या दिखाई दे रहा होगा बेटा, जाल दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए ये अंगुलियां हैं, इनके बीच में ये जाल दिखाई दे रहा होगा। बड़े ध्यान से देखो, मैं यहां पे लिखने की कोशिश करता हूं बेटा, ये जो दिखाई दे रहा होगा ये मेरे पास है वेब, जिसको बोलते हैं जाल, दिखाई दे रहा होगा जाल, जिसको अपन बोल रहे हैं वेब। ये अंगुलियों के बीच में हमको जाल और वेब दिखाई दे रहा होगा, तो मैं ये कह दूं कि अंगुलियों के बीच हमें क्या दिखाई देता है, जाल। तो हमने बोला अंगुलियों के बीच, अंगुलियों के बीच जाल पाया जाता है, जाल पाया जाता है। अंगुलियों के बीच क्या पाया जाता है, जाल पाया जाता है। और अंगुलियों के बीच ये जो जाल है ये किस चीज में सहायता करता है, हमने बोला तैरने में सहायता करता है। तो ये किस में सहायता करता है, हमने बोला तैरने में सहायक। ये तैरने में सहायक, ये तैरने में सहायक होता है क्या, ये जाल। चले भैया, बोला सर ठीक है। अब बड़े ध्यान से देखना बेटा, आप देखिए अपने पास हमने बोला अग्रपाद में कितनी अंगुलियां होती है, अग्रपाद में 5 अंगुलियां होती है। ये वाली अंगुली जो है ये मेरे पास पहली उंगली है। ये मेरे पास कौन सी उंगली है मेरे बच्चे, पहली उंगली है। ये मेरे पास पहली उंगली है। यहां पे ये देखो, ये मेरे पास जो दिखाई दे रही है ये उंगलियां हैं, आपको दिखाई दे रही होगी बड़े ध्यान से, यस। हमने बोला ये जो अपने पास है ये अपने पास अंगुलियां है, आपको बड़े ध्यान से दिखाई दे रही होगी। ये मेरे पास अंगुलियां हैं। कितनी अंगुलियां है, 4 अंगुलियां हैं। हमने बोला ये 4 अंगुलियां हैं और इन 4 अंगुलियों को देखें तो ये मेरे पास है पहली अंगुली। ये पहली अंगुली है, मैं काउंटिंग करके
एक एक के बारे में बता देता हूं, बड़े ध्यान से सुनना। हमने बोला ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। पहली, दूसरी, तीसरी और ये चौथी। अब भैया पहली अंगुली को देखो, ये मेरे पास है फर्स्ट अंगुली। ये अग्रपाद की कौन सी है? अग्रपाद की, अग्रपाद की फर्स्ट अंगुली। ये मेरे पास अग्रपाद की पहली अंगुली है, अग्रपाद की पहली अंगुली है, फर्स्ट अंगुली है। ये लो, ये अग्रपाद की पहली अंगुली पे देखो, ये पैड प्रेजेंट है, ये गद्दी प्रेजेंट है, और इस गद्दी को बोलते हैं कोपुलेटरी पैड। क्या बोलते हैं? कोपुलेटरी पैड। तो मैंने बोला इस पर मेल में इस पर कोपुलेटरी पैड पाई जाती है। तो जब भी बोले कि बताओ कोपुलेटरी पैड जो है वो पहली उंगली में किस पर पाई जाती है, अग्रपाद की पहली उंगली में किस पर पाई जाती है? बोला मेल में पाई जाती है। और ये मेल में क्या काम करती है? मेल में क्या काम करती है? मैंने बोला ये मेल में मैथुन में सहायक, ये मैथुन में सहायक। ये मैथुन में सहायक होती है। किस में सहायक होती है? मैथुन में सहायक होती है। बोला सर ठीक है। तो कहने का मतलब मेंढक पकड़ो और मेंढक में अगर अग्रपाद पर ये कोपुलेटरी पैड ऐसी प्रेजेंट है पहली उंगली पे, तो मान लेना मेल है, नहीं तो फीमेल है। फिर आप देखो बारिश के समय आपने देखा होगा मेंढक आ गए और वो बहुत जोर की आवाज करते, टर टर ऐसी आवाज करते कि नहीं करते? जो मेंढक बहुत जोर से टर टर की आवाज करते हैं वो एग्जैक्टली में मेल मेंढक है। क्योंकि मेल मेंढक इतनी तेज आवाज कर पाता है, वो वॉक कोस दैट इज वोकल शेक की वजह से कर पाता है, वोकल शेक की वजह से कर पाता है। और वो वॉक कोस दैट इज वोकल शेक केवल और केवल मेल में पाए जाते हैं। फीमेल ऐसे टर टर की आवाज नहीं करती, फीमेल ऐसे टर टर की आवाज नहीं करती। पूछेगा गुरुजी बारिश के मौसम में मेल मेंढक टर टर की आवाज क्यों करता है? बेटा एग्जैक्टली में मेंढक में बाह्य निषेचन होता है, और वो बाह्य निषेचन कहां होता है? पानी में। तो जब मेल मेंढक टर टर की जोर से आवाज करता है तो वो फीमेल मेंढक को अपनी साइड आकर्षित करता है। किस चीज के लिए? रिप्रोडक्शन करने के लिए, फीमेल को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करता है। इसीलिए हमने बोला दो खास बात थी, अगर टर टर की आवाज जोर से कर रहा है तो पक्का वो कौन सा है? मेल मेंढक। नहीं तो पकड़ के देख लेना, जिसके अग्र वाले पाद की पहली उंगली पर ये मेरे पास मिले कोपुलेटरी पैड, तो मान लेना वो मेंढक है मेल। जिसमें नहीं होगी वो मेरे पास है फीमेल मेंढक, वो मेरे पास है फीमेल मेंढक। चले भैया बात क्लियर है? बोला यस सर। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं सर इतनी सारी बात तो ठीक है, लेकिन अगर कोई हमसे पूछे कि बताओ मेंढक जो था, अगर कोई हमसे पूछे कि बताओ मेंढक जो था उस मेंढक की बॉडी के टेम्परेचर के बारे में बताओ, मेंढक जो था उसकी बॉडी के टेम्परेचर के बारे में बताओ। हमने कहा मेंढक की बॉडी का टेम्परेचर जो था वो परिवर्तनशील होता है। मतलब अगर वातावरण में सर्दी होगी तो ये शरीर का टेम्परेचर थोड़ा सा कम कर लेगा, अगर वातावरण में गर्मी होगी तो ये शरीर का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा लेगा। तो मैं ये कह दूं कि शरीर का तापमान कैसा है? परिवर्तनशील। तो मैंने बोला शरीर का तापमान परिवर्तनशील होता है। शरीर का तापमान कैसा होता है? परिवर्तनशील होता है। लेकिन ये परिवर्तन है, ये केवल थोड़ा सा कर सकता है, मतलब एक नैरो रेंज में परिवर्तनशील होता है, मतलब थोड़ा सा परिवर्तन। शरीर के तापमान में थोड़ा सा परिवर्तन हो सकता है,
लेकिन हमारे में तो बिल्कुल नहीं होता। अगर हमारे शरीर के तापमान में बदलाव हो गया तो हम बीमार हो जाएंगे। तो कहने का मतलब मेंढक अपने शरीर के तापमान में थोड़ा सा परिवर्तन कर सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि ये मेंढक जो है ये असमतापी जंतु है। दैट इज, हमने बोला ये कैसे है, हमने बोला अतः ये असमतापी या पोइकिलोथर्मिक जंतु है। अतः ये असमतापी या पोइकिलोथर्मिक जंतु है। कौन? मेंढक। पूछेगा गुरुजी आपने कहा ये शरीर के तापमान में थोड़ा सा परिवर्तन कर सकता है। हमने कहा जब बहुत जोर की गर्मी होगी तो, जब बेटा गर्मी बहुत बहुत जोर की होगी तो उस बहुत जोर की गर्मी से बचने के लिए ये जमीन में गहराई में बिलों में चले जाते हैं। और जब बहुत जोर की सर्दी होती है तो तेज ठंड से बचने के लिए भी ये जमीन में गहराई में कहां चले जाते हैं? बिलों में चले जाते हैं, बिलों में चले जाते हैं। तो पूछेगा अगर गर्मी के टाइम में गर्मी से बचने के लिए अगर ये बिल में चले गए तो उसे बोलते हैं ग्रीष्म निद्रा। तो आपने सुना होगा तेज गर्मी से बचने के लिए बिलों में चले जाते हैं, बिलों में चले जाते हैं। हमने बोला तेज गर्मी से बचने के लिए कहां चले गए? बिलों में चले गए। जब बहुत तेज सर्दी हुई तो तेज सर्दी से बचने के लिए, तेज सर्दी से बचने के लिए बिलों में चले जाते हैं। जब तेज सर्दी थी तो उस तेज सर्दी से बचने के लिए भी कहां चले गए? बिलों में। अब बहुत ध्यान से देखना, जब कोई जंतु तेज गर्मी से बचने के लिए बिलों में चला जाता है तो उसे बोलते हैं ग्रीष्म निद्रा। ग्रीष्म निद्रा, तो उसे बोलते हैं ग्रीष्म निद्रा। दैट इज एस्टिवेशन। एस्टिवेशन उसे बोलते हैं ग्रीष्म निद्रा। दैट इज एस्टिवेशन। अगर कोई जंतु तेज सर्दी से बचने के लिए बिलों में चले जाते हैं तो उसे बोलते हैं शीत निद्रा। तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं शीत निद्रा। उसे बोलते हैं शीत निद्रा। दैट इज हाइबरनेशन। उसे बोलते हैं शीत निद्रा। दैट इज हाइबरनेशन। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत बहुत जबरदस्त बात। जब भी बोले बताओ शीत निद्रा और ग्रीष्म निद्रा की क्या कहानी, तो आपका सीधा सा जवाब आए कि जब तेज गर्मी से बचने के लिए बिल में चला जाए जमीन में तो उसे बोलते हैं एस्टिवेशन, ग्रीष्म निद्रा। और जब तेज सर्दी से बचने के लिए बिल में चला जाए तो उसे बोलते हैं शीत निद्रा। तो उसे बोलते हैं शीत निद्रा। तेज सर्दी से बचने के लिए शीत निद्रा, दैट इज हाइबरनेशन। तेज गर्मी से बचने के लिए दैट इज एस्टिवेशन। बोला ठीक है, ठीक है सर। अगला सवाल था, सर एक बात बताओ। हमने कहा पूछो। सर बॉडी टेम्परेचर तो हो गया, इसके बाद बेटा इसके बाद हम बात करेंगे, वो बात करेंगे मेंढक के पाचन तंत्र के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे मेरे दोस्त? इसके बाद हम आपसे बात करेंगे, वो बात करेंगे इस मेंढक के पाचन तंत्र के बारे में। जब भी बोले सर आप बताओ मेंढक का पाचन तंत्र कैसा होता है, पूर्ण होता है कि अपूर्ण होता है, तो ध्यान रखना मेंढक का पाचन तंत्र जो होता है वो होता है बेटा पूर्ण पाचन तंत्र।
और मुझे पता है आप लोगों को यह बात पता होगी कि पूर्ण पाचन तंत्र वो पाचन तंत्र होता है जिसमें मुख अलग होता है और गुदा अलग होता है, माउथ अलग होता है और एनस अलग होता है, उसे बोलते हैं मेरे बच्चे पूर्ण पाचन तंत्र। पूछेगा सर ठीक है, आप बताओ ये मेंढक जो है ये शाकाहारी होता है कि मांसाहारी? तो ध्यान रखना मेंढक एक मांसाहारी जंतु है, मांसाहारी जंतु है। तो जब भी बोले मेंढक कैसा है तो हमने बोला मेंढक एक मांसाहारी जंतु है। पूछेगा ठीक है सर, बोलो गुरुजी एक बात बताओ। पूछेगा क्या? आप बताओ अगर कोई कहे कि इन शाकाहारी जंतुओं और मांसाहारी जंतुओं में अध्ययन करे तो आहार नाल की लंबाई के बारे में बताओ। तो याद रखना जब भी कोई कहे आहार नाल की लंबाई, अगर कोई आहार नाल की लंबाई के बारे में पूछे तो हमने बोला यस। आहार नाल की लंबाई के बारे में पूछे तो ध्यान रखना शाकाहारी जंतु जो है, शाकाहारी जंतु जो है उनके आहार नाल की लंबाई बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू मांसाहारी जंतु, एज कंपेयर टू मांसाहारी जंतु, एज कंपेयर टू मांसाहारी जंतु। शाकाहारी जंतु जो थे उनके आहार नाल की लंबाई जो है वो बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू मांसाहारी जंतु। तो इसका मतलब मेंढक कैसा है? मांसाहारी। तो आहार नाल की लंबाई बोलो कम होगी कि ज्यादा? आप कहोगे सर मांसाहारी है तो आहार नाल की लंबाई क्या होगी? ज्यादा। अब पूछेगा सर अगर हम मेंढक के पाचन तंत्र के बारे में बात करें तो बताओ उसके पाचन तंत्र के कितने भाग होते हैं? तो याद रखना मेंढक के पाचन तंत्र के कितने भाग? हमने बोला मेंढक का पाचन तंत्र, मेंढक का पाचन तंत्र। और मेंढक का पाचन तंत्र जो है उसके दो भाग है। पहला भाग उसको अपन बोलते हैं आहार नाल, पहला भाग उसको अपन बोलते हैं आहार नाल प्लस दूसरा भाग वो मेरे पास है पाचन ग्रंथियां, पाचन ग्रंथियां। दूसरा भाग है मेरे पास वो है पाचन ग्रंथियां, दूसरा भाग है मेरे पास पाचन ग्रंथियां। तो मेंढक के पाचन तंत्र के दो भाग हैं, एक तो है आहार नाल और दूसरा है पाचन ग्रंथियां। इन दो चीजों से मिलके मेंढक का पाचन तंत्र बना है। चले अब बात बड़े ध्यान से देखना, मैं पूरे के पूरे मेंढक के पाचन तंत्र को आपके सामने बनाता हूं। ये लीजिए बेटा, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये मेंढक का पाचन तंत्र है। ये मेंढक का क्या है? पाचन तंत्र। बड़े ध्यान से देखना, हम मेंढक के पाचन तंत्र के बारे में बात कर रहे हैं। मेंढक के पाचन तंत्र को बड़े ध्यान से देखना। हमने बोला ये जो भाग है ये मेंढक की मुख गुहा है। बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान से देखना, ये मेंढक की मुख गुहा है। मुख गुहा है, ये मुख गुहा आगे जाके खुली ग्रेसनी में, जिसको अपन बोलते हैं फेरिंग्स। ये फेरिंग्स आगे जाके खुली ग्रेसिका में। किसमें खुली? ये आगे जाके खुली, वो खुली किसमें? इस ग्रेसिका में। किसमें जाके खुली मेरे बच्चे? इस ग्रेसिका में खुली। किसमें जाके खुली? इस ग्रेसिका में खुली। ये ग्रेसिका आगे जाके खुली मेरे बच्चे, वो जाके खुली किसमें? आमाशय में। आगे जाके खुली किसमें? आमाशय में। चले, ये आमाशय जाके खुलता है आंत्र में। आमाशय आगे जाके किसमें खुलता है? हमने बोला ये आमाशय आगे जाके खुलता है मेरे बच्चे, वो जाके खुलता है इस आंत्र में। आमाशय जो था वो आगे जाके खुलता है आंत्र में। आंत्र के दो भाग, ये सफेद वाले भाग को बोला ड्यूडेनम और ये जो पीले वाला भाग है इसे बोला इलियम। ये जो इलियम जो था, ये आंत्र जो थी, ये जाके खुलती है मलाशय में। किसमें खुलती है? मलाशय में। और मलाशय वो था जिसके अंदर यहां पर देखो अपचित ठोस अपशिष्ट। इसके अंदर क्या है? ये अपचित ठोस अपशिष्ट भरे पड़े हैं। इसके अंदर क्या पड़ा है? अपचित ठोस अपशिष्ट भरे पड़े हैं। और ये जाके खुला क्लोका में, और क्लोका अवस्कर छिद्र के द्वारा शरीर से बाहर खुलता है। चले, अब मैं एक एक करके बात करता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। यस, हमने बोला कि ये अपने पास मेंढक है और ये मेंढक की जीभ है। बेटा, जब भी हम मेंढक की जीभ को देखेंगे तो मेंढक की जीभ जो होती है वो होती है द्विपालित। कैसी होती है? हमने बोला ये मेरे पास है द्विपालित, ये मेरे पास है द्विपालित जीभ। बोला गुरुजी मेंढक इस जीभ की सहायता से क्या करता है?
बेटा अगर मेंढक जो था वो एक मांसाहारी जंतु है और इस मांसाहारी जंतु को अगर कोई कीट दिखाई देगा तो ये तुरंत के तुरंत क्या काम करेगा? हमने बोला इसके पास ये कोई फूड है, ये अपने पास इसके पास क्या है? कोई फूड है, कोई कीट है। ये कीट को इस जीभ की सहायता से पकड़ेगा और पकड़ के क्या कर लेगा? ग्रहण। तो मैं कह दूं ये द्विपालित जीभ जो थी ये क्या काम कर रही थी? तो मैंने बोला ये भोजन को पकड़ने में सहायक होती है। तो ये किस में सहायक है? हमने बोला ये भोजन को पकड़ने में सहायक ये भोजन को पकड़ने में सहायक है, ये भोजन को पकड़ने में सहायक है। ये लो, बोला सर ठीक है। मेंढक ने जीभ की सहायता से ये फूड था इसको पकड़ा, पकड़ के फूड कहां गया? ग्रसनी में। ग्रसनी के बाद ये जो भोजन था ये भोजन कहां पहुंचा? हमने बोला ये जो भोजन था ये भोजन पहुंचा अपने पास बच्चे, वो पहुंचा कहां पर? हमने बोला ये जो भोजन था ये आया मुख में, ग्रसनी में। ग्रसनी के बाद इस ईसोफेगस से होता हुआ ये भोजन पहुंचा आमाशय में। जो ही ये भोजन आमाशय में गया, आमाशय की भित्ति से निकलता है जठरीय रस। क्या निकलता है? जठरीय रस। और उस जठरीय रस में ही पाया जाता है HCl। तो हमने क्या कर रखा है? हमने यहां पे देखो इस आमाशय की भित्ति से ये निकाल रखा है HCl प्लस जठरीय रस। जब HCl प्लस जठरीय रस ने इस भोजन का पाचन करा तो पचित होने के बाद हमने बोला ये जो भोजन था ये भोजन, ये लीजिए, ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट गया। मतलब ये जो पचित भोजन है एग्जैक्टली में ये आंशिक पचित भोजन है, इसका पूरा का पूरा पाचन नहीं हुआ और इस आंशिक पचित भोजन को ही हमने बोल दिया काइम। इस आंशिक पचित भोजन को ही क्या बोल दिया? काइम। तो जब भी बोले कि आमाशय में HCl तथा जठरीय रस के द्वारा जब भोजन का पाचन होता है तो उसे क्या बोलते? काइम। और ये जो काइम जो था, ये जो आंशिक पचित भोजन था, ये घुसा, एंटर करा कहां पर? ड्यूडेनम में। ये लीजिए, हमने बोला ये जो आंशिक पचित भोजन था ये इस ड्यूडेनम में आ चुका है। ये लो, अब क्या हुआ? बेसा यहां पे ये जो ड्यूडेनम है, इस ड्यूडेनम में ये पीले रंग की नलिका आप देख रहे होंगे, ये पीले रंग की नलिका इस ड्यूडेनम में आके खुल रही है। और ये पीले रंग की नलिका इन दो प्रकार की नलिकाओं के मिलने से बनी। एक नलिका तो ये और एक नलिका ये, एक नलिका ये और एक नलिका ये। इन दोनों नलिकाओं के मिलने से ये पीले रंग की नलिका बनी है। बोला हां सर। बेटा ये जो पीले रंग की नलिका जो इन दोनों नलिकाओं के मिलने से बनी है इसको अपन बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। इसको अपन बोलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। ये जो पीले रंग की नलिका है मेरे बच्चे, इस पीले रंग की नलिका को ही हम बोल के चलते हैं कॉमन बाइल डक्ट। पूछेगा सर ये कॉमन नलिका क्या बनाती है? बेटा आप देखिए यहां पे आपको ये हरे रंग की संरचना दिखाई दे रही होगी। ये जो आपको हरे रंग की संरचना यहां पर दिखाई दे रही है, ये जो हरे रंग की संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये हरे रंग की संरचना है, इसको बोलते हैं यकृत। और ये यकृत क्या करती है? ये पित्त रस का निर्माण करता है। तो मैंने बोला ये पित्त रस का निर्माण करता है, निर्माण करती है। तो ये क्या काम करती है? हमने बोला ये पित्त रस का निर्माण करने का काम करती है, ये पित्त रस का निर्माण करने का काम करती है। पूछेगा ठीक है सर। अब यहां पे देखो ये यकृत था, इसकी बगल में ही आपको ये दिखाई दे रहा है पीताशय। ये पीताशय नाम की संरचना जो थैली जैसी संरचना है, ये क्या काम करती है? यहां पे जो पित्तरस बना वो आके इसी में संग्रहित होता है। मतलब ये क्या करता है? मैंने बोला ये पित्तरस का संग्रहण करती है। ये अपने पास पित्तरस का संग्रहण करता है। कौन? पीताशय। पीताशय किसका संग्रहण करता है? पित्तरस का संग्रहण करता है। यहां पे ये जो गुलाबी रंग की स्ट्रक्चर बनाई है इसे बोला अग्नाशय। याद करो ये अग्नाशय से अग्नाशयी रस या अग्नाशयी एंजाइमों का स्रावण करता है। तो हमने बोला ये क्या करता है? मैंने बोला ये अग्नाशयी
रस का स्रावण करता है। ये अग्नाशय रस का स्रावण करता है। ये अग्नाशय रस का स्रावण करता है। कौन करता है? अग्नाशय। तो हमने बोला कि यकृत का पित्तरस और अग्नाशय का अग्नाशय रस, इन दोनों को ड्यूडेनम में कौन डालती है? ये कॉमन बाइल डक्ट डालती है। जब ये दोनों जाएंगे तो ये इस काइम को और तोड़ेंगे, और तोड़ने के बाद इन्होंने क्या काम किया? इस काइम का और पाचन कर दिया। और जब ये काइम ड्यूडेनम से निकल के गया इलियम में, तो इलियम में जाने के बाद ये जो पचित भोजन था, ये जो काइम था जिसका पाचन अब हो चुका है अग्नाशय एंजाइमों के द्वारा, इसका यहां पर क्या होगा मेरे बच्चे? यहां पर इसका अवशोषण होगा। यहां पर इसका क्या होगा? अवशोषण होगा। तो हमने क्या बोला? हमने बोला जब भी बोले कि भोजन का अवशोषण कहां पर होता है, तो हमने बोला भोजन का अवशोषण कहां पे होता है? आंत्र में होता है। तो मैंने बोला ये आंत्र वो जगह थी जहां पर भोजन का अवशोषण होता है। तो जब भी बोले आंत्र कौन सी जगह थी? जहां भोजन का अवशोषण होता है। और भोजन का पाचन भी कहां हुआ? यहां पे तो थोड़ा सा पाचन हुआ था आमाशय में, मुख्य रूप से पाचन की जगह भी कौन सी थी? आंत्र। तो मैंने बोला यहां भोजन का पाचन होता है। ये एनसीईआरटी माता की लाइन है, पाचन होता है, अधिकांश पाचन यहीं पे होता है। और यहां पर इस आंत्र में क्या पाए जाते हैं? इस आंत्र में पाए जाते हैं विलाई तथा माइक्रोविलाई। तो बड़े ध्यान से देखना, इस आंत्र में क्या पाए जाते हैं? हमने बोला यहां पर विलाई तथा माइक्रोविलाई, विलाई तथा माइक्रोविलाई जो है वो होते हैं बेटा उपस्थित। अब बताओ, अगर इस आंत्र में विलाई तथा माइक्रोविलाई होंगे तो मेरे को बताओ सतही क्षेत्रफल क्या होगा? ज्यादा। ये क्या काम करेंगे? हमने बोला ये सतही क्षेत्रफल, ये सतही क्षेत्रफल जो था, उस सतही क्षेत्रफल को क्या करेंगे बेटा? बढ़ाएंगे। और अगर सतही क्षेत्रफल बढ़ेगा तो मैंने बोला पचित भोजन का अवशोषण भी क्या होगा? ज्यादा। पचित भोजन का अवशोषण जो है वो अवशोषण भी क्या होगा मेरे दोस्त? पचित भोजन का अवशोषण जो है वो अवशोषण भी मेरे दोस्त होगा ज्यादा। पचित भोजन का अवशोषण जो है वो अवशोषण भी क्या होगा मेरे दोस्त? ज्यादा होगा। अब मेरे को बताओ, पचित भोजन का अवशोषण जो था वो इस स्मॉल इंटेस्टाइन में पूरा हो गया। अब अवशोषण के बाद जितना भी भोजन था उसका अवशोषण हो रहा था वो तो हो गया इस आंत्र में, लेकिन ऐसा भी भोजन था या तो उसका पाचन नहीं हुआ या उसका अवशोषण नहीं हुआ, तो जो अपचित या अवशोषित भोजन था वो यहां से निकल गया और कहां आ गया? मलाशय में। और मलाशय में आके ये संग्रहित हो गया। बेटा जो यहां पे संग्रहित हुआ ये अपचित ठोस अपशिष्ट था जिसका पाचन नहीं हुआ, अवशोषण नहीं हुआ, और इसको बोलते हैं मल। तो जब भी बोले ये मलाशय जो था ये क्या काम करता है? हमने बोला ये करता है मल का संग्रहण करता है, मल का संग्रहण करता है। तो जब भी बोले क्या करता है? हमने बोला मल का संग्रहण करता है। कौन? मलाशय। फिर ये जो मल था, इस मल को मलाशय किस में खुला? मलाशय जाके खुला किस में? क्लोका में। मलाशय किस में खुला? क्लोका में। तो इसने मल कहां पहुंच गया? क्लोका में। और फिर ये मल जो था ये इस क्लोकल छिद्र के द्वारा बाहर निकल गया। मैंने बोला मल का त्याग हो गया, मल का त्याग हो गया। यस। तो जब भी पूछे कि आप बताओ यकृत के पित्तरस और अग्नाशय के अग्रेसय रस को लेकर कौन सी नलिका जाती है और वो ड्यूडेनम में खुलती है, तो आपको बताना ये कॉमन बाइल डक्ट, सामान्य पित्त नलिका ही वो नलिका है जो यहां जाके खुल रही है। यस, ये पूरे के पूरे मेंढक का पाचन तंत्र था। एनसीईआरटी माता की एक एक लाइन, एक एक कंसेप्ट को हमने इसमें कवर कर लिया है। आप बेहद इत्मीनान से देख सकते हैं। चले भैया, अगर इतनी सी बात क्लियर है तो मैं आगे चलूं। यस, इतनी सी बात क्लियर है तो मैं चलूं। यस, बोलो सर चलो।
चलो सर, चलो भैया, इसके बाद हम बात करते हैं कॉकरोच के, सॉरी, मेंढक के श्वसन तंत्र के बारे में। हम आपसे बात करते हैं मेंढक के श्वसन तंत्र के बारे में। बड़े ध्यान से देखना बच्चे, अगर कोई कहे मेंढक के लार्वा, तो मेंढक के लार्वा का नाम है टेडपोल लार्वा। तो अगर कोई पूछे कि आप हमें बताओ कि टेडपोल लार्वा में श्वसन, टेडपोल लार्वा जो है उसमें श्वसन कैसे होता है, तो आप कहोगे उसमें होता है गिल्स द्वारा। तो याद रखना, जब भी बोले कि मेंढक के टेडपोल लार्वा में श्वसन किसके द्वारा होता है, तो आप याद रखना गिल्स के द्वारा। अगर कोई कहे कि वयस्क मेंढक, वयस्क मेंढक में श्वसन, अगर कोई कहे कि सर आप हमें बताओ एक वयस्क मेंढक जो था, उस वयस्क मेंढक में श्वसन कैसे होता है। बेटा, वयस्क मेंढक जो था वो दो जगह पे रहता है। सबसे पहली बात जल में, कि जब वो जल में है तब श्वसन किसके द्वारा होगा। दूसरी बात, जब वो स्थल पर है तब श्वसन किसके द्वारा होगा। तो हम एक एक करके बात करते हैं। बेटा, जब मेंढक जल में होता है तो जल में श्वसन जो होता है, वो श्वसन जो होता है वो होता है त्वचा के द्वारा। जिसको अपन बोलते हैं क्यूटेनियस, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। हमारे पास जल में होता है तो त्वचा के द्वारा श्वसन करता है, और त्वचा के द्वारा श्वसन को अपन बोलते हैं क्यूटेनियस श्वसन। पूछेगा जब वो स्थल पर होता है, तो बेटा जब स्थल पर होता है तो तीन अलग अलग चीजों के द्वारा श्वसन करता है। कौन कौन सी चीज? मैंने बोला फेफड़ों द्वारा, जिसको अपन बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन, फेफड़ों द्वारा जिसे बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। उसके अलावा किसके द्वारा? हमने बोला त्वचा द्वारा, जिसे बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। एंड तीसरा मुख गुहा द्वारा। तीसरा मुख गुहा द्वारा। ध्यान रखना, कॉकरोच जो था उसमें ध्यान रखना लगभग 55% श्वसन जो होता है, लगभग 55% श्वसन जो होता है वो फेफड़ों के द्वारा होता है। यहां पे याद रखना, बचा हुआ लगभग 36% श्वसन जो होता है वो होता है त्वचा के द्वारा, और लगभग 9% श्वसन जो होता है वो किसके द्वारा होता है? मुख गुहा के द्वारा। तो अब रिजल्ट क्या निकला कि चाहे मेंढक जल में रहे, चाहे मेंढक स्थल पर रहे, हर हाल में त्वचा के द्वारा तो श्वसन करता ही है, त्वचा के द्वारा तो श्वसन करता ही है, चाहे वो जल में रहे चाहे स्थल पर रहे। बोला गुरुजी ये बात तो ठीक है, लेकिन सर एक बात बताओ, सर एक बात बताओ। हमने कहा भैया पूछो, कौन सी बात पूछना चाह रहे हो? बोला सर हमें ये बताओ कि जब गर्मियों से बचने के लिए मेंढक ग्रीष्म निद्रा में चला जाता है, सर्दियों से बचने के लिए शीत निद्रा में चला जाता है, तब श्वसन कैसे करता है? तो मैंने बोला कि अगर वो पूछे कि ग्रीष्म निद्रा में, तथा शीत निद्रा में, तथा शीत निद्रा में, बोला इन दोनों अवस्थाओं में श्वसन किसके द्वारा? तो हमने बोला ये जो दोनों अवस्थाएं हैं, इन दोनों अवस्था में त्वचा द्वारा श्वसन। तो हमने बोला त्वचा द्वारा श्वसन, त्वचा द्वारा
श्वसन, इस बात को याद रख लेना। इन दोनों अवस्था में त्वचा के द्वारा श्वसन होता है। बोलो गुरुजी एक बात बताओ, क्या आपने हमें बताया कि मेंढक में धरती पर, स्थल पर सबसे ज्यादा श्वसन फेफड़ों के द्वारा होता है? हमने कहा तो आप बताओ ना, अगर कोई कहे कि मेंढक के फेफड़ों के बारे में बताओ, मेंढक के फेफड़े, इनके बारे में क्या खास बात बताओगे? हमने कहा भाई मेंढक के फेफड़े में कोई खास बात नहीं है। सबसे पहली बात तो यह है कि ये फेफड़े जो होते हैं ये एक जोड़ी होते हैं। दूसरी बड़ी बात, ये फेफड़ों का रंग जो होता है वो होता है गुलाबी रंग। मैंने गुलाबी से ही लिख दिया, रे ये मेरे पास होता है गुलाबी रंग। पूछेगा ये कहां पर स्थित होते हैं, तो याद रखना ये जो है ये उधर, ये जो था ये धड़ के ऊपरी भाग पर, ये धड़ के ऊपरी भाग में स्थित होते हैं। तो हमने बोला कहां पर, तो हमने बोला धड़ के ऊपरी भाग में स्थित होते हैं। ये धड़ के ऊपरी भाग में स्थित होते हैं। क्या? मेंढक के फेफड़े। बस इतनी सी बात है। यहां पे श्वसन तंत्र के बारे में बात खत्म। हम बात करते हैं आपसे, वो बात करते हैं मेंढक के परिसंचरण तंत्र के बारे में। बेटा जब भी मेंढक के परिसंचरण तंत्र के बारे में बात करके चले तो मेंढक के परिसंचरण तंत्र के दो भाग हैं। एक है ब्लड वेस्कुलर सिस्टम जिसमें रक्त का परिसंचरण होता है, दूसरा होता है लिम्फेटिक सिस्टम जिसमें लसिका का संचरण होता है, लिम्फ का संचरण होता है। बेटा ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में तीन चीजों के बारे में बात करेंगे, हार्ट के बारे में, ब्लड के बारे में एंड रक्त वाहिनी दैट इज ब्लड वेसल्स के बारे में। हम लसिका वाले तंत्र में भी तीन चीजों के बारे में बात करेंगे, लिम्फ दैट इज लसिका के बारे में, लिम्फ चैनल्स के बारे में एंड लिम्फ नोड्स के बारे में, एंड लिम्फ नोड्स के बारे में। चलो एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले हमने बोला हार्ट के बारे में। बेटा याद करो मेंढक जो होता है वो कोर्डेटा का सदस्य होता है, और कोर्डेटा का हृदय जो होता है वो अधर सतह पर होता है। किधर? अधर सतह पर होता है। तो हमने बोला मेंढक का हृदय भी कहाँ है? अधर सतह पर। और हमारे हृदय की तरह इसका हृदय भी कैसा है? पेशीय हृदय है, मायोजेनिक हार्ट है, मायोजेनिक हार्ट है। तो हमने बोला यहां पर ये हृदय जो था ये अधर तथा पेशीय हृदय है, मतलब ये मेरे पास कैसा है? हमने बोला ये अपने पास है मायोजेनिक हार्ट। मतलब जैसे हमारे दिल को हम शरीर से बाहर भी निकाल दे तो वो ऐसे धड़कता रहेगा, इसी तरह मेंढक का दिल भी मायोजेनिक हृदय है, वो भी ऐसे ऐसे धड़कता रहेगा। पहली बात, हमारे हृदय के चारों तरफ सुरक्षात्मक आवरण पाया जाता है जिसे बोलते हैं पेरिकार्डियम। तो हमने क्या देखा कि मेंढक का जो हृदय है उसके चारों तरफ भी ये पेरिकार्डियम पाया जाता है, ये पेरिकार्डियम पाया जाता है। मतलब मेंढक का हृदय भी किससे घिरा है? पेरिकार्डियम से। और ये क्या काम करता है? मैंने बोला हार्ट को सुरक्षा प्रदान करता है। हमने बोला ये क्या काम करता है? ये अपने पास हार्ट को सुरक्षा प्रदान करता है, प्रदान करता है। यह हार्ट को सुरक्षा प्रदान करता है। कौन? पेरिकार्डियम। पूछेगा सर आप बताओ ये जो मेंढक था इसके हृदय में कितने कक्ष होते हैं? बहुत ध्यान से देखना बेटा, मेंढक का हृदय जो होता है उसमें तीन कक्ष होते हैं। तीन कक्ष में अपने पास दो तो होते हैं, ए फॉर एट्रियम और एक होता है वी फॉर वेंट्रिकल। दो आलिंद और एक निलय। एक तो होता है वेंट्रिकल निलय और दो होते हैं एट्रियम दैट इज आलिंद। इसलिए इसका हृदय है तीन कक्षीय हृदय। नेक्स्ट बोला सर ब्लड को देखें तो ब्लड के दो भाग है, एक भाग है प्लाज्मा भाग और दूसरा है ब्लड सेल्स, रक्त की कोशिकाएं, जिनमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स होती है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मेंढक की आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, हमारी आरबीसी के अंदर भी हीमोग्लोबिन है, लेकिन हमारी आरबीसी जो थी उसमें केंद्रक नहीं होता, बल्कि हम यहां पे देखेंगे मेंढक को तो मेंढक की आरबीसी के अंदर केंद्रक पाया जाता है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बोला चले ठीक है,
कहानी खत्म हुई रक्त की। अब बात करते हैं लिम्फेटिक सिस्टम में तीन चीजें थी, लिम्फ चैनल्स, वो नलिकाएं जिनमें लिम्फ बहता है, और लिम्फ नोड। इस लिम्फ नोड के बारे में बात करेंगे कि ये एग्जैक्टली में लिम्फ को छानने का काम करता है, ये अपने पास लिम्फ को छानने का काम करता है, ये द्वितीयक लसिकांग है। यस, बोला ठीक है। अब ये जो लसिका है, इस लसिका को और रक्त को तुलना करें तो हमें क्या पता चला? बोला इस लसिका को रक्त को तुलना करेंगे तो ये लसिका जो है ये रक्त से भिन्न है। बोला कैसे भिन्न है? बोला भैया देखो, सबसे पहली बात, इस लसिका में आरबीसी जो है वो अपने पास है एब्सेंट। सबसे पहले यहां पर आरबीसी नहीं होती, और दूसरी चीज यहां पर कुछ प्रोटीन जो है, यहां पर कुछ प्रोटीन जो है, कुछ प्रोटीन जो है वो प्रोटीन भी क्या होती है? एब्सेंट। तो याद रखना, लसिका और रक्त भिन्न भिन्न है, ना तो लसिका में आरबीसी पाई जाती है और ना ही प्लाज्मा की कुछ प्रोटीन। प्लाज्मा की कुछ प्रोटीन भी यहां पे क्या होती है? अनुपस्थित। ये बात हमने किसके बारे में करी? लसिका के बारे में। अब सवाल था, गुरुजी मान लो आप, अगर हम मेंढक के दिल को बाहर निकाल लें और फिर उसको देखें तो दिल कैसा दिखाई देगा? भाई मैंने बोला दिल में कितने कक्ष थे? 3। तो मेंढक का दिल कुछ ऐसा दिखाई देगा कि दिल में 3 कक्ष है। ये LA मतलब लेफ्ट वाला आलिंद है, ये RA मतलब राइट वाला आलिंद है, और ये V4 वेंट्रिकल है जिसे बोलते हैं नीले। आपको एक बात खूब अच्छी तरह पता है कि मेंढक जो था आपको एक बात खूब अच्छी तरह पता है कि मेंढक जो है इस मेंढक के इस राइट वाला जो आलिंद है इसमें बहता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसमें कैसा ब्लड भरा होता है? इसमें भरा होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये लेफ्ट वाला आलिंद है, इसमें भरा होता है बेटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कैसा ब्लड? ऑक्सीजनेटेड ब्लड या शुद्ध रक्त। तो यहां पे देखिए, यहां पे इस लेफ्ट वाले आलिंद से कैसा रक्त आया? इससे आया शुद्ध रक्त। इस राइट वाले आलिंद से कैसा रक्त आया? अशुद्ध रक्त। अब ये दोनों आके कहां गिरे? भैया हमने बोला ये दोनों ही प्रकार के रक्त आए और आके किसके अंदर गिर गए? वो इस वेंट्रिकल में गिर गए। ये गुलाबी वाला शुद्ध रक्त, हमने बोला ये सफेद वाला अशुद्ध रक्त। तो बताओ ये दोनों के दोनों रक्त यहां आके मिक्स हुए कि नहीं हुए? बोला सर बिल्कुल, दोनों ही रक्त यहां आके मिक्स हो गए। तो हमने बोला यहां पर जो रक्त है वो मेरे पास है मिक्स्ड ब्लड। वो कैसा ब्लड है? मिक्स्ड ब्लड। तो जब भी बोले कि बताओ मेंढक में ब्लड की मिक्सिंग कहां पर होती है, ब्लड की मिक्सिंग कहां पर होती है, तो आप कहोगे वेंट्रिकल में होती है। फिर यहां पे देखो, इस वेंट्रिकल में जब संकुचन हुआ तो इस वेंट्रिकल ने इस मिक्स्ड ब्लड को कहां पंप कर दिया? इस नलिका में पंप कर दिया। ये जो नलिका थी जिसके अंदर ब्लड को पंप किया गया, इसको अपन बोलते हैं कोनस आर्टरियोसस। कोनस आर्टरियोसस, इसी को अपन बोलते हैं कोनस आर्टरियोसस। कोनस आर्टरियोसस, इसी को अपन बोलते हैं, वो बोलते हैं कोनस आर्टरियोसस। चले, पूछेगा ये कोनस आर्टरियोसस कहां पाया जाता है? तो हमने बोला ये हृदय की अधर सतह पर पाया जाता है। तो हमने बोला हार्ट की अधर सतह पर स्थित। ये हृदय की अधर सतह पर स्थित होता है। पूछेगा ये क्या काम करता है? हमने बोला वेंट्रिकल नीले जो है वो मिश्रित रक्त को किसके अंदर पंप करता है? कोनस आर्टरियोसस में पंप करता है। किस में पंप करता है? कोनस आर्टरियोसस में पंप करता है। और ये कहां ले जाता है? ये नीले से मिक्स्ड ब्लड को शरीर की में लेकर जाता है। कहां लेके जाता है? शरीर में लेकर जाता है। तो मैंने बोला ये नीले से मिक्स्ड ब्लड को शरीर के अंगों को भेजता है।
भेजता है। चले भैया, तो कहने का मतलब मेंढक के हृदय में कोनस आर्टरियोसस पाया जाता है। अब यहां पे देखना, यहां पे गुलाबी रंग की स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही होगी। इस गुलाबी रंग की जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, इसे बोलते हैं साइनस वेनोसस। इसको अपन बोलते हैं, वो बोलते हैं मेरे बच्चे साइनस वेनोसस। इसको अपन बोलते हैं साइनस वेनोसस। अब बड़े ध्यान से देखना, मतलब साइनस का मतलब क्या हुआ? अरे साइनस का मतलब हुआ एक गुहा, एक गुहा, और वेनसस का मतलब हुआ जिसमें वेन जैसा रक्त भरा हो। तो कहने का मतलब, बड़े ध्यान से देखो, ये ऊपर से ये पीले रंग की ये वेन आ रही है, इसको अपन बोलते हैं अग्र महाशिरा। यहां पे ये दूसरी वेन आपको दिखाई दे रही है, इसको अपन बोलते हैं मेरे बच्चे पश्चिम महाशिरा। इसको अपन बोलते हैं, वो बोलते हैं पश्चिम महाशिरा। तो हुआ क्या, ये अग्र महाशिरा और पश्चिम महाशिरा जो थी, ये दोनों की दोनों रक्त को कहां डालती है? साइनस वेनोसस में, साइनस वेनोसस में डालती है। और पूछेगा ये साइनस वेनोसस जो था, इसकी संरचना कैसी? तो ये देखिए त्रिभुजाकार, या मैं कहूं त्रिकोणीय संरचना है। त्रिभुजाकार या मैं कहूं त्रिकोणीय संरचना है, ट्राइएंगुलर स्ट्रक्चर है, त्रिकोणीय या त्रिभुजाकार संरचना है। तो हमने बोला ये रही इसकी त्रिभुजाकार संरचना। ये अपने पास रही त्रिभुजाकार संरचना। पहली बात पूछेगा ये कहां पर स्थित होता है? बेटा ये साइनस वेनोसस जो था, ये राइट वाले आलिंद की पृष्ठ सतह पर स्थित। तो हमने बोला दाएं आलिंद की पृष्ठ सतह पर स्थित। पूछेगा कि बताओ साइनस वेनोसस कहां पर खुलता है? तो मैंने बोला ये साइनस वेनोसस अग्र महाशिरा व पश्चिम महाशिरा से वी ऑक्सीजनित रक्त को प्राप्त करता है और फिर राइट आलिंद में खुलता है। तो मैंने बोला ये अग्र महाशिरा, ये महाशिराओं से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड प्राप्त करता है तथा दाएं आलिंद में खुलता है, तथा दाएं आलिंद में खुलता है। कौन? साइनस वेनोसस। कहां खुलता है? दाएं आलिंद में खुलता है। यस, ये हमने पूरी की पूरी बात कर ली मेरे बच्चे मेंढक के परिसंचरण तंत्र के बारे में, मेंढक के परिसंचरण तंत्र के बारे में। अब परिसंचरण तंत्र के बाद हम बात करते हैं मेंढक के उत्सर्जन तंत्र के बारे में। जी हां, हम अगली बात करते हैं, वो बात करते हैं मेंढक के उत्सर्जन तंत्र के बारे में। लेकिन उससे पहले आ गया मेरे दोस्त, वो आ गया पोर्टल सिस्टम, जिसको हमने बोला निवाहिका तंत्र। ये अपने पास आ गया निवाहिका तंत्र, ये अपने पास आ गया मेरे दोस्त निवाहिका तंत्र। पूछेगा सर आप बताओ निवाहिका तंत्र की क्या खास बात है? बड़े ध्यान से, बड़े इत्मीनान से देखना बच्चे। एग्जैक्टली में मेंढक में दो प्रकार का निवाहिका तंत्र है। मेंढक में ये निवाहिका तंत्र कितने प्रकार का मिलता है? दो प्रकार का। एक मेरे पास है, उसको अपन बोलते हैं यकृत निवाहिका तंत्र। यकृत निवाहिका तंत्र। और दूसरे को अपन बोलते हैं
वृक्क निवाहिका तंत्र, दूसरे को अपन बोलते हैं वृक्क निवाहिका तंत्र। तो हमने बोला निवाहिका तंत्र के कितने प्रकार, हमने कहा दो प्रकार, एक है यकृत निवाहिका तंत्र और दूसरा है वृक्क निवाहिका तंत्र, दूसरा है वृक्क निवाहिका तंत्र। बोला सर ठीक है, आप बताओ, ये मेरे पास यकृत निवाहिका तंत्र, ये मेरे पास वृक्क निवाहिका तंत्र। हमने कहा हाँ जी बिल्कुल ठीक बात है। पूछेगा सर इन दोनों के बारे में खास बात क्या थी? बेटा खास बात यह थी कि जब भी बोले यकृत निवाहिका तंत्र में क्या होता है, तो हमने बोला यकृत निवाहिका तंत्र में आंत्र जो थी, इस आंत्र से विऑक्सीजनित रक्त जो था वो किस में आता है? यकृत में। आंत्र से विऑक्सीजनित रक्त को कहां पर लाया जाता है? यकृत में लाया जाता है। और उस विऑक्सीजनित रक्त को आंत्र से यकृत में कौन लेके आती है? आप कहोगे यकृत निवाहिका सिरा लेके आती है, यकृत निवाहिका सिरा द्वारा। तो हमने बोला यहां पे कैसा गया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ब्लड किसके द्वारा? यकृत निवाहिका सिरा द्वारा, यकृत निवाहिका सिरा द्वारा। तो यकृत निवाहिका सिरा द्वारा जब विऑक्सीजनित रक्त को आंत्र से कहां लेके जाया जाता है? यकृत में, तो उसे बोलते हैं यकृत निवाहिका तंत्र। अगर कहानी ऐसे हो कि ये मेरे पास है, ये मेरे पास है पश्चपाद, बेटा इन पश्चपाद से अगर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो था उसको हम लेके जाए कहां पे? वृक्क में। उसको कहां लेके जाए? वृक्क में। तो अगर हमने बोला पश्चपाद से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहां लेके जाए? वृक्क में। तो हमने बोला पश्चपाद से कैसा ब्लड? हमने बोला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां गया? वृक्क में। कौन लेके गई? हमने बोला लेके गई वृक्क निवाहिका सिरा, वृक्क निवाहिका सिरा द्वारा। तो हमने बोला कि अगर पश्चपाद से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वृक्क निवाहिका सिरा द्वारा वृक्क में ले जाया जाता है तो उसे बोलते हैं वृक्क निवाहिका तंत्र। तो उसे बोलते हैं मेरे बच्चे वृक्क निवाहिका तंत्र। तो उसे बोलते हैं वृक्क निवाहिका तंत्र। यस। तो यहां पे जाके हमने कोकरोच का नाम बार बार क्यों आ रहा है भैया? यहां पे जाके हमने फ्रॉग जो था उसका परिसंचरण तंत्र भी पूरा कर लिया। अब हम बात करते हैं फ्रॉग के कौन से तंत्र के बारे में? उत्सर्जन तंत्र के बारे में। करे भैया बात। ओ माय गॉड भाई साहब, लाइट गई। इन्वर्टर किसी भी टाइम पे डिस हो सकता है ना? तो कहने का मतलब ये कि कहीं सारी पढ़ाई का सत्यानाश ना हो जाए, मैं जल्दी से इतनी सी चीज को सेव कर देता हूं, कभी पता चले हो जाए हमारी मोए। यस, मैं इतनी सी कहानी को जल्दी से सेव कर देता हूं और बच्चे मैं अपने लेक्चर को यहीं पे खत्म करता हूं, नहीं तो पता चला कि हो जाएगी हमारी तो मोए। ध्यान रखना, आपका होमवर्क जो है वो होमवर्क है NCERT माता की रीडिंग मारनी है, NCERT माता की रीडिंग मारनी है। एंड DPP जो है वो DPP सोल्व करनी है। बस ये काम आपको करना है, मॉड्यूल का सवाल अभी नहीं लगाना, जब फ्रॉग पूरा कर दूंगा अगले लेक्चर में तब अपन बात करेंगे। ठीक है मेरे दोस्त? तो इतनी सी कहानी पढ़ना, बड़ा मजा आया अगर चैप्टर को पढ़ने में, कंसेप्ट समझ में आया, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन समझ में आई तो लिख जरूर देना बवंडर लेक्चर, जबरदस्त लेक्चर, जिंदाबाद लेक्चर। क्योंकि जब तक तुम लोग अप्रिशिएट नहीं करोगे तो यार ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं तो गड़बड़ घोटाला चल रहा है। लेकिन हमें मिलके पढ़ाई करनी है। इसी साल ड्रीम मेडिकल कॉलेज में जाना है, मुझे पता लग जाएगा कि रसगुल्ला आर्मी भी मेरी तरह ताबड़तोड़ जी तोड़ पढ़ाई कर रही है। क्रैश कोर्स में भी मैं इतनी सारी चीजें हाथों से लिख लिख के बता रहा
रहा हूं, जबकि हमें थोड़े से मुट्ठी भर लेक्चर में सिलेबस पूरा करना है। वो इसीलिए कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं मेरी साइड से जान लगा के पढ़ाऊंगा तो रसगुल्ले भी उतनी ही ताबड़तोड़ पढ़ाई करेंगे और आसानी से ड्रीम मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाएंगे। तो मेरी ये मेहनत बेकार मत जाने देना, इज्जत बचाए रखना। मेरी इज्जत, अपने माता पिता की इज्जत और आपकी खुद की इज्जत, 3 लोगों की इज्जत आप ही के हाथों में है। ठीक है मेरे दोस्त, तो लाइट के इश्यू की वजह से मैं अपने लेक्चर को यहीं पे देता हूं विराम। हम मिलेंगे अगले लेक्चर में और बचे हुए फ्रॉग के पार्ट को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच गाइज।